आप सबको नमस्कार। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स के इससे पहले हम लोग 4 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं और ये हमारा 5वां लेक्चर है। हम लोग इससे पहले विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन कर चुके हैं। विद्युत क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ा कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश विद्युत बल अनुभव करता है। तो आज का टॉपिक हमारा विद्युत क्षेत्र से संबंधित ही विद्युत बल रेखाएं हैं। विद्युत क्षेत्र से संबंधित विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र का ग्राफीय निरूपण है। विद्युत क्षेत्र को ग्राफ के रूप में निरूपित करने के लिए हम विद्युत बल रेखाओं की मदद लेते हैं। तो यह विद्युत क्षेत्र का ग्राफीय निरूपण है। प्रश्न उठता है कि विद्युत बल रेखाएं कहते किसे हैं और इन्हें बनाया कैसे जाता है। तो विद्युत बल रेखाएं बनाना बहुत आसान है। विद्युत बल रेखाओं की जो डेफिनेशन है वो क्या है। आप विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश रखिए। एकांक धनावेश रख दीजिए और एकांक धनावेश जिस दिशा में गति करेगा, एकांक धनावेश जिस भी दिशा में गति करेगा और गति करने के बाद जो पथ बनेगा वो पथ ही बल रेखाएं होगी। उदाहरण से देखते हैं अपने, जैसे कि मान लीजिए एक धनावेश है और यहां हमने एकांक आवेश रख दिया, एकांक धनावेश रख दिया। ये कोई अन्य आवेश है और इसका चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र है और ये विद्युत क्षेत्र इस धनावेश ने पैदा कर रखा है और इसी विद्युत क्षेत्र के अंदर हमने एक एकांक धनावेश को रख दिया है। तो ये किधर की ओर गति करेगा। अब जानते हैं कूलॉम का नियम आपने पढ़ा है। कूलॉम के नियमानुसार इस एकांक धनावेश पर इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बल लगेगा और इसी दिशा में ये गति करेगा और ये गति का पथ हो गया। ये रास्ता है जो ये गति का पथ है और यही विद्युत बल रेखा है। तो डेफिनेशन बड़ी सिंपल से बनती है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धनावेश जिस पथ का अनुसरण करेगा, जिस पथ का अनुसरण करेगा वो पथ ही विद्युत बल रेखा कहलाएगी। विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म, क्या क्या गुण है इसके, उन्हें समझते हैं। गुणधर्म, तो पहला गुणधर्म यहां हमने समझा कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से बाहर की ओर जाती है और किधर की ओर जाती है, ऋणावेश की ओर जाती है। तो आप देख सकते हैं कि धनावेश से तो ये प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। ऋणावेश का भी आप पथ यहाँ पर समझ सकते हैं कि कैसे बढ़ेगा। मान लीजिए यहाँ ऋणावेश है और यहाँ आपने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एकांक धनावेश को रखा है। यहाँ आपने एकांक धनावेश को रखा है तो कूलॉम नियम के अनुसार इस एकांक धनावेश पर जो बल काम करेगा वो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश अंदर की ओर काम करेगा, क्योंकि धनावेश और ऋणावेश के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। तो फिर ये जो रास्ता है ये रास्ता विद्युत बल रेखा कहलाएगी और इसकी दिशा देख सकते हैं आप, किधर की ओर है, अंदर की ओर है। और कहां से आ रही है, ये अनंत से आ रही है। तो कहां से आ रही है, अनंत से आ रही है और किधर की ओर आ रही है, ऋणावेश की ओर आ रही है। तो हमने यही लिखा है कि धनावेश से जो प्रारंभ होती है ऋणावेश पर आकर समाप्त हो जाती है। तो समाप्त कहां हो रही है, आकर के ऋणावेश पर हो रही है। दूसरी बात,
आवेश मुक्त जो एरिया है, आवेश मुक्त मतलब जहां पर आवेश नहीं है, जैसे आप देख सकते हैं यहां तो आवेश पड़ा है लेकिन इस पूरे एरिया के अंदर या इधर कहीं भी आवेश नहीं है, तो आवेश मुक्त एरिया है, वहां ये सतत वक्र बनाती है। सतत वक्र का मतलब बीच में से टूटती नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ विद्युत बल रेखा बन जाए, यहाँ नहीं बढ़े और यहाँ भी बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता। ये एक सतत वक्र बनाती है। तीसरा गुणधर्म इसका, जो विद्युत बल रेखाएं होती है, विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है वह समानुपाती होती है। ये संख्या जो है ये समानुपाती होती है। किसके भी? आवेश की। समझिए, अगर यहां पर आवेश ज्यादा है तो बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी। बल रेखाओं की संख्या इस प्रकार से ज्यादा होगी और आवेश अगर कम मान का है तो बल रेखाओं की संख्या भी कम होगी। चौथा गुणधर्म, ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं, विद्युत बल रेखाएं ये कहीं भी एक दूसरे को काटती नहीं है, काटती नहीं है। इसके कारण को समझिए। देखिए, अगर ये बल रेखाएं आप इस प्रकार से मान लीजिए कि काटती है, एक पॉइंट ऐसा मान लीजिए कि बल रेखाएं काटती है और यहां पर आप छोड़ दीजिए एकांक धनावेश को छोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे कि हमने परिभाषा के अनुसार देखा था कि एकांक धनावेश जो है वो जिस दिशा में गति करता है वही दिशा विद्युत बल रेखाओं की दिशा होती है। तो बताइए एकांक धनावेश इधर जाए या इधर जाए? और एक ही एकांक धनावेश दो दिशाओं में तो जा नहीं सकता, यह तो संभव नहीं है। वो जाएगा तो एक ही दिशा में, इसका मतलब दो बल रेखाएं भी एक बिंदु पर काट नहीं सकती। अगर काटेगी तो एकांक धनावेश को दो दिशाओं में जाना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं किसी स्थान पर एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि काटेगी तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। जो विद्युत बल रेखाएं होती है इनकी एक और प्रॉपर्टी, यह लंबाई के अनुदिश संकुचित होती है। इसका क्या मतलब है भाई? लंबाई के अनुदिश संकुचित होती है, इसका मतलब है कि यह बताता है धनावेश व ऋणावेश के मध्य आकर्षण को। ये कैसे बताएगा? इसको आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है और यह है नेगेटिव चार्ज, यह है नेगेटिव चार्ज। तो विद्युत बल रेखाएं प्लस से बाहर निकलेगी और माइनस में जाएगी। अगर ये संकुचित होगी, ऐसे इकट्ठी होगी, संकुचित होगी, तभी तो धनावेश और ऋणावेश पास में आएंगे। और हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि धनावेश और ऋणावेश के मध्य कौन सा बल काम करता है? आकर्षण। तो इसमें संकुचन होना आवश्यक है। इसी पांचवें पॉइंट में दूसरी बात, ये जो बल रेखाएं होती है ये लंबाई के लंबवत फैलती है, लंबाई के लंबवत दिशाओं में फैलती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि धनावेश व धनावेश या फिर ऋणावेश व ऋणावेश के मध्य प्रतिकर्षण काम करेगा।
हम लोग विद्युत क्षेत्र को चित्र में प्रदर्शित करते हैं। ये जो है ये है विद्युत बल रेखाएं। तो आप देख सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं एक ही दिशा में है, तो हम कहेंगे एक समान दिशा व समान परिमाण। ये कैसे पता चला? विद्युत बल रेखाओं के बीच की डिस्टेंस प्रत्येक स्थान पर समान है। विद्युत बल रेखाओं का घनत्व प्रत्येक स्थान पर समान है, तो उस स्थिति में जो परिमाण होता है वह समान होता है और दिशा सभी की समान है। तो यह समान परिमाण व एक निश्चित दिशा का विद्युत क्षेत्र हो गया। अगर हम लोग इस प्रकार से चित्र बना दें, तो आप देखेंगे कि इन सभी विद्युत बल रेखाओं के बीच की डिस्टेंस हमने समान रखी है। इसका मतलब यह विद्युत क्षेत्र समान परिमाण का है। लेकिन आप देखिए कि डायरेक्शन जो है, इनकी दिशा जो है वो बदल रही है। पहले इस दिशा में है, बाद में यूं होगी और बाद में नीचे की ओर होगी। डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो दिशा जो है वो है यहां पर असमान। और यदि हम लोग विद्युत क्षेत्र को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दें, तो आप देखेंगे कि इनके बीच की डिस्टेंस भी सेम नहीं रह रही है और डायरेक्शन भी सेम नहीं रह रही है। अर्थात असमान है दिशा भी और परिमाण भी। तो इस प्रकार से अपने विद्युत क्षेत्र को ग्राफीय रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। किसकी सहायता से? विद्युत बल रेखाओं की सहायता से। एक और गुणधर्म रह गया था अपना इसमें, विद्युत बल रेखाओं का एक और गुणधर्म है विद्युत क्षेत्र की लंबवत। ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र को ही रिप्रेजेंट करती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत आपने एकांक क्षेत्रफल का एक पृष्ठ लिया है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत एकांक क्षेत्रफल का पृष्ठ लिया है और इस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है, इस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है वह इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। दोबारा सुने, विद्युत बल रेखाओं की दिशा के लंबवत स्थित एकांक क्षेत्रफल के पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को रिप्रेजेंट करती है, व्यक्त करती है। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? समान परिमाण। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? समान परिमाण व विपरीत प्रकृति। विपरीत प्रकृति, समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के दो आवेश अल्प दूरी पर स्थित हो। अल्प दूरी पर स्थित हो, अल्प दूरी पर स्थित हो तो ऐसी स्ट्रक्चर, ऐसी रचना विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। एक आवेश प्लस का हो
एक आवेश माइनस का मतलब विपरीत प्रकृति के, परिमाण समान होना चाहिए, क्यू वैल्यू भी रखता है, क्यू वैल्यू भी रखता है, और ये दूरी, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो हमने 2l से रिप्रेजेंट की है, वो अल्प होनी चाहिए, बीच की दूरी अल्प होनी चाहिए। 2l लिखने का एक रीजन है कि आगे की कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है, और कुछ नहीं है, इससे आगे के इसके टॉपिक होंगे जो उनमें कैलकुलेशन होगी तो 2l से थोड़ी इजी हो जाएगी। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का जो मध्य बिंदु है, इसे कहते हैं केंद्र, द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। और दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है, ये मिलाने वाली जो रेखा है, इसे अक्ष रेखा कहते हैं, इसे अक्ष रेखा कहते हैं। और इस केंद्र से गुजरने वाले और अक्ष रेखा के लंबवत जो रेखा है, ध्यान से सुनिए, इस केंद्र से गुजरने वाली और इस अक्ष रेखा के लंबवत जो रेखा है, इसे कहते हैं निरक्ष रेखा, इसे कहते हैं निरक्ष रेखा। ये कुछ एक नाम है जो आपको ध्यान रखने हैं कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु द्विध्रुव का केंद्र कहलाता है, और इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उसे हम अक्ष रेखा कहते हैं, और केंद्र और अक्ष रेखा के केंद्र से गुजरने वाली और अक्ष रेखा के लंबवत जो रेखा है उसे हम निरक्ष रेखा कहते हैं। इसके बाद विद्युत द्विध्रुव के बाद डेफिनेशन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव के आवेश का परिमाण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में दो आवेश है, दोनों में से किसी का परिमाण लेना है। परिमाण वह इनके मध्य, किनके मध्य, इन आवेशों के मध्य, वह इनके मध्य दूरी का गुणनफल, इनके बीच की दूरी और आवेश के परिमाण का गुणनफल क्या कहलाता है, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। और ये एक सदिश राशि है, और इस सदिश राशि की जो डायरेक्शन है वो माइनस से प्लस की ओर होती है, मतलब इस माइनस से इस प्लस की ओर डायरेक्शन होती है। ध्यान रहे, विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस होती है, लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस होती है। विद्युत क्षेत्र थोड़ी देर पहले हमने जो पढ़ा था। अब बात आती है कि इसका सूत्र क्या होगा, गणितीय सूत्र क्या बनेगा द्विध्रुव आघूर्ण का, तो ये डेफिनेशन से ही बढ़ जाएगा। P बराबर हो जाएगा आवेश का परिमाण Q और बीच की दूरी 2l, P बराबर Q2l। तो सदिश के रूप में अगर प्रदर्शित करना हो तो P के ऊपर सदिश वेक्टर लगा देंगे, और Q तो अदिश राशि है तो 2l के ऊपर वेक्टर लगा देंगे, और 2l की डायरेक्शन माइनस Q से प्लस Q ली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है मात्रक की। इसका मात्रक क्या होगा, बड़ा सिंपल है, Q मतलब कूलाम, तो मात्रक हो गया कूलाम, 2l मतलब दूरी, दूरी मीटर में, कूलाम मीटर, ये हो गया मात्रक। और अगर हमें विमा निकालनी हो इसकी तो भी आप निकाल सकते हैं। विमा कैसे निकलेगी, MLTA। तो ये आप पहले भी सीख चुके हैं कि कूलाम कोई मूल मात्रक नहीं है। कूलाम को मूल मात्रक में व्यक्त करने के लिए हम इस सूत्र का यूज करते हैं, A एम्पियर मतलब A, T मतलब समय, समय सेकंड में। तो आप देखेंगे कि C को अगर आपने लिखना, C के लिए जो विमा सेटअप बढ़ेगा वो बढ़ेगा एम्पियर, एम्पियर मतलब A की पावर 1, T मतलब टाइम, टाइम की पावर 1, और बाकियों की पावर है ही नहीं। लेकिन M के लिए, M तो मीटर है,
मतलब दूरी है, तो इसके लिए मीटर बनेगा, और मीटर लेंथ, तो इसके लिए पावर 1, ये 0। तो उम्मीद है आपको बीमा 11th में निकालनी आती है, तो मैंने सीधा लिख दी है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये द्विध्रुव आवरण का सूत्र, विमा और डायरेक्शन और डेफिनेशन थी। अब कोई प्रकृति में कुछ ऐसे उदाहरण हैं क्या जिनमें हम लोग विद्युत द्विध्रुव आवरण को देख सकें? तो बिल्कुल है। तो उदाहरण कौन से हैं वो देखते हैं अपने। हम लोग H2O और HCl दो अणुओं पर विचार करते हैं। तो अब देखेंगे कि जल की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है और HCl की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। सिंपल। यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, और ये आंशिक रूप से धनावेशित है। तो इन दोनों आंशिक रूप से धनावेशित परमाणुओं का जो केंद्र होगा धनावेश का, वो कहीं बीच में बढ़ेगा। ये हो गया आंशिक रूप से धनावेश का केंद्र। और ये जो ऑक्सीजन है ये आंशिक रूप से ऋणावेशित है, ये हो गया ऋणावेश का केंद्र, और ये हो गया धनावेश का केंद्र। ये हो गई इनके बीच की दूरी। तो आप देख सकते हैं यह एक द्विध्रुव की रचना होगी। देखो कैसे, ये धनावेश हो गया और अलग दूरी पर कौन है उतनी मात्रा में ऋणावेश है। तो ये रचना किसकी होगी? द्विध्रुव की रचना होगी। तो इसका द्विध्रुव आवरण वो आवेश गुणा में बीच की दूरी। तो ऐसे अणु कौन से अणु कहलाते हैं? ऐसे अणु जो पहले से ही अपना कुछ ना कुछ द्विध्रुव आवरण रखते हैं, विद्युत द्विध्रुव आवरण रखते हैं, उन अणुओं को हम कहते हैं ध्रुवीय अणु। उन अणुओं को हम कहते हैं ध्रुवीय अणु। घटना को थोड़ा इसी प्रकार HCl का देखिए, तो HCl और आंशिक रूप से ऋणावेशित है। तो धनावेश का केंद्र जो है वो यहां होगा और ऋणावेश का केंद्र यहां होगा। तो इनके बीच की अलग दूरी भी है। तो ये भी एक विद्युत द्विध्रुव आवरण की रचना हो गई। और ये अणु भी कौन सा अणु कहलाएगा? ध्रुवीय अणु कहलाएगा। तो ऐसे अणु जो अपना कोई निश्चित द्विध्रुव आवरण रखते हैं उन्हें हम ध्रुवीय अणु कहेंगे। और कुछ ऐसे भी अणु होते हैं जिन अणुओं का धनावेश और ऋणावेश का केंद्र एक ही होता है, मतलब संपाती होता है। इनके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र के बीच की कोई डिस्टेंस नहीं होती। जैसे इनके धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र अलग अलग है, यहाँ भी धनावेश और ऋणावेश का केंद्र अलग अलग है। लेकिन ऐसे अणु भी होते हैं जिनके धनावेश और ऋणावेश का केंद्र संपाती होता है। इसका एक उदाहरण देते हैं आप। CO2 इसका अच्छा उदाहरण है। ये ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, ये कार्बन है। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों का जो केंद्र होगा वो बीच में ही होगा। जैसे कि ये आंशिक रूप से ऋणावेशित है, ये आंशिक रूप से ऋणावेशित है, तो इस ऋणावेश का केंद्र कहां आया? बीच में आया। और ये आंशिक रूप से धनावेशित है, तो धनावेश का केंद्र भी तो यही हुआ। मतलब कार्बन के ऊपर ही धनावेश है, धनावेशित केंद्र है, और ऋणावेश केंद्र यही है। तो इस प्रकार के अणु जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं अध्रुवीय अणु। लेकिन जब आप इस प्रकार के अणुओं पर बाहर से विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, इन्हें आप विद्युत क्षेत्र के अंदर ले आते हैं। विद्युत क्षेत्र आप समझ गए होंगे, थोड़ी देर पहले हमने इस प्रकार से चित्र बना करके बताया था आपको। इस प्रकार से जब आप इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो इसके धनावेशित पार्टिकल्स, इसके अंदर धनावेश का केंद्र विद्युत क्षेत्र
की दिशा में विस्थापित हो जाता है और ऋणावेश का केंद्र विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाता है और इसमें द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। था नहीं इनकी तरह पहले से, प्रेरित हुआ है और प्रेरित करने वाला कौन है? विद्युत क्षेत्र। और इस प्रकार से उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को हम कहते हैं प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। इस प्रकार से उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को हम कहते हैं प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि NaCl अणु में Na और Cl आयन के मध्य की दूरी 1.28 एंगस्ट्रॉम है और अणु के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र पढ़ा है। ये हो गया Na और ये हो गया Cl अणु और इनके बीच की जो डिस्टेंस है 1.28 एंगस्ट्रॉम है। और आप जानते हैं NaCl के अंदर Na एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है और Cl उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। तो यहां भी अतिरिक्त आवेश कितना आ गया? 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब -Q जो है यहाँ, चलो E लिख देते हैं। यहाँ आवेश E है और यहां पर भी आवेश E है लेकिन प्लस का, अर्थात यहां तो प्लस आवेश है +Q और यहां है -Q आवेश। और इस Q की वैल्यू कितनी है? E के बराबर, क्योंकि वहां से 1 इलेक्ट्रॉन कम हो और यहां 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है। तो द्विध्रुव आघूर्ण P का फॉर्मूला Q × 12 था। 12 बीच की दूरी को लिखते हैं, 12 बीच की दूरी को लिखते हैं। तो Q की वैल्यू कितनी होगी? 1.6 × 10⁻⁻19, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो यहाँ Q आवेश जो है 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है। 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। बीच की दूरी 1.28 एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, 10⁻−10। थोड़ा हल करते हैं। 1.6 × 1.28 गुणा में 10⁻−29, इन दोनों को गुणा करते हैं तो 2.0 के आसपास आ जाएगा और गुणा 10⁻−29, मात्रा क्या होगा? कूलम मीटर। ये हो गया न्यूमेरिकल।